हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पार्ट 2। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये पॉलिटिकल साइंस सेट क्वेश्चन पेपर है। और ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि हमारे जैसे आप सभी को पता है जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले ज़रूरी होता है कि उस जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं हम उनको देखें, गो थ्रू करें और उनको प्रैक्टिस करें। तो उसी को देखते हुए मैं ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट 2 में हम करेंगे 26 से 50 क्वेश्चन तक। तो देखिए, आई होप आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका होगा और अब ज़रूरत है कि आप जितने से ज़्यादा PYQ करेंगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं आज का हम 26 क्वेश्चन। अगर ये 25 वाले आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, जो लास्ट वाली क्लासेज है इसी से रिलेटेड है। देखिए 26 क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड। 26 हमारा क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल रिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री। क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसे देश का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। ठीक, देखिए अदर स्टेट का है तो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। मैं हिंदी मीडियम के लिए कुछ क्वेश्चन की हिंदी लेकर आई हूँ, बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कौन होते हैं चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री। अब ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑप्शन हम देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ स्पोक्समैन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री कौन होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा मोदी जी को जगह जगह जाते हुए, तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व एज PMY नॉमिनेशन। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को नामांकन द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। ठीक, नामांकन द्वारा मतलब नॉमिनेशन द्वारा, PMY। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। तो किसे देखा जाता है, ये है मनमोहन सिंह। ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट कोट अबाउट द एस्टीमेट कमेटी। ये एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें क्या देखना है, कौन सा करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, एक सेकेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि जो हमारे मेंबर हैं कमेटी के वो कैसे होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, मतलब मत द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। यानी कि जो समिति का चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा नॉमिनेट होता है, स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट होता है। थर्ड है, ऑल मेंबर आर फ्रॉम द लोकसभा। यानी जो जितने भी मेंबर हैं वो लोकसभा से आते हैं। फोर्थ है, द मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंट इन द कमेटी। यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं वो मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, यानी समिति में मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसका हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्योंकि इसमें जो हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट है, द मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द कमेटी, तो ऐसा नहीं है, मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड द कमेटी, ये सही होगा। 1 2 3 करेक्ट है और फोर्थ हमारा कैन नॉट की वजह से इनकरेक्ट है। तो इन चारों को याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट भी हमारा ठीक है, एक सेकेंड। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या था कि जो भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और सेकंड भी हमारा ठीक था कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, स्पीकर के द्वारा। थर्ड भी हमारा करेक्ट था कि ऑल मेंबर कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। फोर्थ हमारा इनकरेक्ट था, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 करेक्ट और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। ये एक स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ट्रेनिंग एज द process of developing skill, habits, knowledge and aptitude in employee for the purpose of increase the effectiveness of employees in their present government position as well as preparing employee for future government position। देखिए आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने में लग रहा होगा ये पवेट से रिलेटेड है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि जो भी प्रशिक्षण को कर्मचारियों में कौशल, आदत, ज्ञान और योग्यता विकसित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसने भी किया है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी वर्तमान सरकारी पदों पर प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ साथ जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके फ्यूचर के लिए सरकारी पदों को तैयार करना। तो ये किसने किया है, किसने डिफाइन किया है, हमारे पास ऑप्शन है बर्नार्ड बरूच,
एफ ए नीग्रो यानी कि फेलिक्स ए नीग्रो, ट्रेकर ई जे, विलियम जे ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है विलियम जी टॉर्फी। ठीक, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, आप उसको बस एक दो बार पढ़िएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विस्ले काउंसिल इन यूके एंड मार्क द इनकरेक्ट कोड। देखिए जो विस्ले काउंसिल होती है यूके में उसके बारे में पूछा है और इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेथड ऑफ पेरियोडिकल डिस्कशन एट वेरियस लेवल बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सर्वेंट। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सर्वेंट होते हैं उनके बीच क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर आवधिक चर्चा की पद्धति होती है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है। अब सेकंड क्या है, टू इंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच क्या करते हैं, सहयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ द पब्लिक सर्विस, यानी कि ये सार्वजनिक सेवा की दक्षता को बढ़ाते हैं। अब फोर्थ हमारे पास है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर डीलिंग विद ग्रीवेंसेज, यानी शिकायतों से निपटान के लिए तंत्र उपलब्ध कराना। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 यानी कि चारों करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा है कि ये जो विस्ले काउंसिल होती हैं यूके में इनके बारे में इनकरेक्ट क्या है, तो ये चारों ही, मतलब इसका क्या है आंसर, 1 2 3 4 आर करेक्ट, यानी कि चारों सही हैं, यानी कि इनकरेक्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाई, यानी कि यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एज अंडर, यानी कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है गवर्नर का वो किसके अंडर आता है, अपॉइंट फॉर फिक्स्ड 5 ईयर, अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की लेजर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, लिस्ट दी है, एक में तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन है और दूसरी में उनके ईयर हैं और उसको हमें मैच करना है। अब इसका जो 33 का है मैं ऐसे आपको बता देती हूँ यहाँ, क्योंकि ये मेरी स्क्रीन पर फुल नहीं आएगा, मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये याद रखिएगा। तो पहले हम देखते हैं बी का तजाकिस्तान है हमारा 1994, बी का 1, और मोजाम्बिक जो है हमारा 2000, यानी सी का सी का 2 है, सॉरी 1992। एक सेकंड थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक, एक सेकंड एक बार और लिख लेते हैं 4 1 2 3 ताकि हम अच्छे से मैच कर पाएँ। 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक, अब ए का 4 है हमारे पास 1999, बी का 1 है हमारे पास 1994, सी का 2 है 1992 और डी का हमारे पास सी है यानी कि 2004। तो ये इसका आप मैच कर लीजिएगा। ये पीस कीपिंग है, इनको याद रखिएगा, पीस कीपिंग जो ऑपरेशन होते हैं कहाँ कब किस ईयर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच टेररिस्ट इन साउथ चाइना सी इज़ क्लेम्ड बाई चाइना, यानी कि जो टेररिस्ट नहीं, टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी इन साउथ चाइना सी इन क्लेम्ड बाई चाइना। सोलोमन आइसलैंड, फॉकलैंड आइसलैंड, होंग चेऊ आइसलैंड, सेपरेटली आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का, स्पार्टली आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट से रिलेटेड कौन से थिंकर इसमें एसोसिएटेड नहीं हैं। अब थिंकर्स कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखते हैं, लुसियन पाई, C.B. मैकफरसन, W.W. रोस्टो, एडवर्ड सिल्स। तो देखिए इसमें कौन नहीं है, देखिए इसमें लुसियन पाई भी हैं, रोस्टो भी हैं, रोस्टो ने स्टेजेस भी बताई हैं। ठीक, और C.B. मैकफरसन भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ABC, इनके तीनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट कोड, यानी कि कौन सा कोड करेक्ट है। अब नीचे देखते हैं कि इसमें इन्होंने कोड दे रखे होंगे, जी कोड दे रखे हैं। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम कि जो एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो अपोज करती है वेरी कंसेप्ट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, यानी कि जो एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो किस चीज़ की,
जनता की भागीदारी की अवधारणा का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अपोज करती है एगेटेशनल मेथड इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज दे बिलीव दैट इट वुड क्रिएट इम्बैलेंस। यानी कि जो एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या करता है, लोकतांत्रिक की रक्षा में आंदोलनकारी तरीकों का विरोध किया है उसने, क्योंकि उनका मानना क्या है, इससे असंतुलन पैदा होता है। ठीक। क्या क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट है एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव करती है कि डेमोक्रेसी द पीपल हैव ए राइट टू चूज वन ऑफ द कंपेटिंग एलाइड एज देयर रूल। यानी कि एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का मानना है कि लोकतंत्र में लोगों को प्रतिस्पर्धा अभिजात वर्ग में से किसी एक को अपना शासक चुनने का अधिकार है। ठीक। अब इसमें हम कोड देखते हैं, हमारे पास कोड क्या क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास 3 हैं। कोड है 1 2 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, 3 2 1 आर करेक्ट, और लास्ट है हमारा 1 2 3 आर इनकरेक्ट। तो देखिए तीनों ही करेक्ट हैं, यानी कि 1 2 3 करेक्ट हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिएगा। देखिए एलाइड थ्योरी क्या करती है, एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या करती है, अपोज करती है किसको, मास पार्टिसिपेशन को। ठीक। एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अपोज करती है मेथड इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज दैट बिलीव कि क्या क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक। एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव करती है डेमोक्रेसी पीपल ए राइट टू चूज वन ऑफ द कंपीटिंग एलाइड्स एज देयर रूल्स। ठीक। ये तीनों करेक्ट हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट वन लेवल, यानी कि असर्शन एंड रीजन है। ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ए है हमारा सार्क समिट टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद इन 2016 वाज डिफर्ड। रीजन है हमारे पास मैनी हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस इन एबिलिटी टू अटेंड द समिट, यानी कि 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। कारण है कि कई राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखों ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई। ठीक। अब इसमें क्या है, ए सही आर गलत, इस तरीके से इसके मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे दोनों में रिलेशन है। ठीक। अब रिलेशन कैसा है, एक सेकेंड, रिलेशन कैसे है, देखिए सार्क समिट तो हमारी मतलब स्थगित कर दी गई थी। एक सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कई राष्ट्राध्यक्ष सरकार और प्रमुखों ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 38 में क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। अब देखते हैं हम इसमें, फर्स्ट है हमारा ए फॉर्मल हेरार्कियल स्ट्रक्चर। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में एक स्ट्रक्चर होता है, हेरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक। सेकंड है मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वी विश ऑफ बॉस, देखिए मैनेजमेंट यानी बॉस की इच्छा के अनुसार प्रबंध। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन बाई फंक्शनल स्पेशलिटी, और डी है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, बॉस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट नहीं चलता है। ठीक। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट कैसा होता है, एक हेरार्कियल होता है, नीचे से ऊपर तक सभी के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है विच डॉक्यूमेंट क्रिएट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी एक्ट ऑफ 1789, एरी डॉक्ट्रिन, रुकी फेडरमैन डॉक्ट्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या पूछा है, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, डिवीजन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो देखिए इसमें क्या है, 40 में हमारा डिवीजन ऑफ पावर भी है, डिवीजन ऑफ पावर। देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनियन एंड स्टेट का, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज राइवली डिस्ट्रीब्यूटेड बाई सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट रिसेंटली। ये रिसेंटली का पूछा है कि हाल ही में, मतलब जिस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर होगा, आई थिंक 2017 का है, अलगाववादी गतिविधियों में अत्यधिक अशांत है। ये कौन सा वाला है, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक। देखिए जब हम कोई मतलब पहले के जो क्वेश्चन पेपर करते हैं तो हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलिटिकल कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड हिस्टोरीज ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो ये पॉलिटिकल कल्चर है ये प्रोडक्ट है किसका, व्यवस्था के इतिहास और सदस्यों के इतिहास दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक, अब सेकेंड स्टेटमेंट है पॉलिटिकल कल्चर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति के मनोविज्ञान और अभिव्यक्तिपरक आयामों की अभिव्यक्ति है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट है हमारा पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स बिलीफ सेंटिमेंट्स द गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू पॉलिटिकल प्रोसेस। डी ऑप्शन है हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर ऑफ स्टेट डज नॉट डिफर इट इज़ आइडेंटिकल इन ईच स्टेट, यानी जो राज्यों की राजनीतिक संस्कृति होती है वो भिन्न नहीं होती, ये प्रत्येक राज्य में एक समान होती है। ठीक, तो इसमें हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42 में इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा। अब जैसे ही हमने डी ऑप्शन पढ़ा तो हमें समझ आ गया कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ स्टेट डज नॉट डिफर। देखिए हर स्टेट का कल्चर जो होता है वो डिफर होता है, डज नॉट नहीं होगा, डज डिफर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, इसमें नोट जो है वो इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बाकी स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है और हमें मैच करना है। तो देखिए हम ऐसे मैच करते हैं। देखिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो कि अभी मतलब जनवरी में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक, अभी यूपी एचएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये है टेलर से रिलेटेड। ठीक, अब है हाइजीन फैक्टर किससे है, हर्ट्जबर्ग से। ठीक, एमपी फोलेट से रिलेटेड क्या है, लीडरशिप, और इकोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये है रिक्स से रिलेटेड। अब ए का है 2 और बी का है हमारा 3 और सी का है हमारा 4 और डी का है हमारा 1, यानी कि 2 3 4 1। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 2 3 4 1, तो ये है 2 3 4 1, हमारा आंसर होगा ए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या पूछा है कि इफ़ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस इज़ टू बी क्रिएटेड, यानी कि हम कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करते हैं न्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट स्टेप, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेप पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का जो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इनसे रिलेटेड मैंने पर्टिकुलर क्लास ले रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तब आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब 6 है हमारा रिजोल्यूशन बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, डी है हमारा सैंक्शन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें से क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेप पूछा है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रिजोल्यूशन बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, यानी कि राज्य परिषद द्वारा एक संकल्प लाया जाएगा, देन सब कुछ होगा उस पर, यानी कि अप्रूवल उसका प्रेसिडेंट का अप्रूवल वगैरह। ठीक, फर्स्ट स्टेप पूछा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली। अब इसमें इनकरेक्टली में पूछा गया है, तो देखिए 45 का हम देखते हैं। हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी, इनकी ये करेक्ट है, आपने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बाउंडेड रैशनैलिटी का। वुड्रो विल्सन पवेड में आपने पढ़े होंगे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनॉमी, इन्होंने क्या किया है पवेड में, पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया है। ठीक, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब है हमारा हेनरी फ्योल मोटिवेशन थ्योरी, जो हमारा गलत है। मोटिवेशन थ्योरी ये किसने दी है, MC ग्रेगर ने दी है। वीडनर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों हमारे राइट हैं, इनको याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन और वीडनर, और ये हमारा रॉन्ग है। और इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्टली मैच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। इसमें कोड पूछा है, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन द एम्फेसाइज इन द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि जो राजनीतिक समाजीकरण है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक राजनीतिक मूल्यों के हस्तांतरण पर जोर देता है। ठीक, करेक्ट पूछा है, याद रखिएगा। सेकेंड है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एम एट अचीविंग द गोल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्टेटमेंट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हैम्पर्स द इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो क्या करता है, व्यक्ति की राजनीतिक दुनिया के बारे में जागरूकता लाता है और राजनीतिक घटनाओं की समझ में बाधा डालता है। अब इसमें हमें करेक्ट देखना है, एक सेकेंड। अब इसके हम कोड देखते हैं, करेक्ट कौन कौन सा। तो देखिए ये जैसे ही हमने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा तो इसमें ये बाधा तो बिल्कुल भी नहीं डालता। ठीक, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी फर्स्ट और सेकंड हमारे करेक्ट हैं, तो इसमें करेक्ट पूछा है, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, और बाकी थर्ड जो है हमारा इनकरेक्ट है।
तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, आप इन दोनों स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें फिर से एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव दैट ए स्मॉल, ये देख लेते हैं। अभी हमने एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और किया और इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया इसमें। ठीक है, अब इसमें पूछा एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव दैट ए स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एलाइट एंड पॉलिसी प्लेनर होल्ड पावर। सेकेंड है एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव दैट द एलाइट इन द सोसाइटी हैव रिसोर्सेज स्किल एंड इंटेलिजेंस टू मेक गवर्नमेंट वर्क। और थर्ड है एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव दैट टू टाइप ऑफ एलाइट, गवर्निंग एलाइट एंड नॉन गवर्निंग। तो ये जो हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये किसने दी है, पेरोटो ने दी है, यानी गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग, ये याद रखिएगा। अब इसमें पूछा है करेक्ट, लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमारे क्या है, ये तीनों करेक्ट हैं। और जिसमें मैंने आपको ये लास्ट वाली जो हमारी थर्ड वाली जो है, एक सेकेंड, इसका मैंने बता भी दिया, गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग किसने बताया, पेरेटो ने बताया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इन लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री विच टाइप ऑफ अथॉरिटी प्राइमरली एग्जिस्ट, यानी कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे किस टाइप की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, लीगल, रैशनल, ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक या डिवाइन। तो कौन सी करती है, ये करती है लीगल रैशनल, क्योंकि अगर हम लिबरल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तब वहाँ क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, एक रैशनल होता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द असर्शन और रीजन पूछा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। इन यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सेकेंड है यूके हैज़ ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ये कैसे है देखिए, यूके में जो है स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड डू नॉट हैव, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, क्योंकि इसमें आप लगाएंगे तो देखेंगे कि यूके में एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 भी हमारा असर्शन एंड रीजन का है। करेक्ट आंसर पूछा है इन यूके द जुडिशियरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी यूके में जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। द लॉ लॉर्ड्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फ्रॉम द हाईएस्ट जुडिशियरी, यानी लॉ लॉर्ड्स जो होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो क्या होते हैं, हाईएस्ट जुडिशियरी होते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने सारे अटैम्प्ट किए होंगे और आपके कितने करेक्ट हुए हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 किए और अब हमने किए हैं 26 से 50 तक। तो 2 पार्ट में हमने इस क्वेश्चन पेपर को कवर किया है। अगर आप या आपके फ्रेंड जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो समझ नहीं आया हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहाँ पर हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन और क्यूज़ वगैरह कराते हैं तो आप उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।